तो इस हफ्ते जो हमने पढ़ा उससे बेस्ड एमसीक्यू आज हम देखेंगे 100 एमसीक्यूज, जिसमें से 60 आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मुख्यतः शीत युद्ध के इवेंट से, उसके ऑर्गेनाइजेशन से, पूंजीवाद और साम्यवाद से शुरू होगी। आइए शुरू करते हैं इसे। तो इसमें पहला जो आपका प्रश्न है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939, 1945, 1914 और 1950। इसका सही आंसर है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर है बी। अब जो शीत युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? अगला प्रश्न है, वह मुख्यतः जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ही महाशक्तियां रह गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर। तो इसका बी उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यह शीत युद्ध का जो मुख्य कारण था वो क्या था? इनमें से व्यापार था, धर्म था, विचारधारा थी या भाषा थी? तो इसका सही उत्तर है ये विचारधाराओं पर आधारित युद्ध था और धारा थी पूंजीवाद और समाजवाद की। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं हम। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा। जो दो विचारधाराएं थी उनमें अमेरिका किसका समर्थक था? समाजवाद का समर्थक था, पूंजीवाद का था, साम्यवाद का था या राजतंत्र का था? तो इसका सही उत्तर है जो अमेरिका था वो पूंजीवाद का समर्थक था। अगला जो प्रश्न है वो है सोवियत संघ, जो दूसरा गुट था, वह किस विचारधारा का समर्थक था? इसमें पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और फांसीवाद। तो ये जो है इसका उत्तर बी समाजवाद, सोवियत संघ समाजवाद से संबंधित था, इस विचारधारा का समर्थक था। अगला जो हम प्रश्न देख रहे हैं कि शीत युद्ध में सीधा युद्ध नहीं हुआ या गर्म युद्ध नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? डर नहीं था, परमाणु हथियारों का डर, दूरी या पैसे की कमी? मुख्यतः उस समय जब जापान पर अमेरिका ने अपने एटॉमिक वेपन ड्रॉप किए थे, तो उसके बाद परमाणु युद्ध के खतरा बढ़ गया था, इसलिए परमाणु युद्ध के डर के कारण यह सीधा युद्ध नहीं हो पाया। इसका उत्तर है बी। अगला है शीत युद्ध का दूसरा नाम क्या है? एक तो शीत युद्ध है, दूसरा नाम क्या है? गर्म युद्ध, वैचारिक युद्ध, विश्व युद्ध? आगे का ऑप्शन अगले उसमें होगा। या क्षेत्रीय युद्ध? तो इसका उत्तर बी सही है, यानी कि एक वैचारिक युद्ध था। ऑप्शन आपके पीछे चला गया है, तो ये उत्तर है बी। अब है आर्म्स रेस क्या थी? शीत युद्ध में आर्म्स रेस क्या थी? शिक्षा के संबंधित दौड़ थी, हथियारों की होड़ थी, व्यापार था या खेती थी? तो इसका सही उत्तर है ये हथियारों की होड़ थी, आर्म्स रेस इसको कहते हैं, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों लगे हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है कोल्ड वॉर में कौन सा हथियार सबसे खतरनाक था जिसके कारण ये हुआ था? तलवार, बंदूक, परमाणु बम या टैंक? तो इसका सीधा सा जवाब परमाणु बम है, क्योंकि दोनों देश सीधे संघर्ष से डर रहे थे, इसी कारण इनके बीच शीत युद्ध भी हुआ था। आपका 10वां क्वेश्चन है
कोल्ड वॉर में क्या प्रमुख था? खेल, विचारधारा, खेती या संगीत? शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं, दोबारा आ गया है। ये विचारधाराओं पर आधारित युद्ध था। अच्छा, एक अगला प्रश्न है, कोल्ड वॉर में कौन सी गतिविधि हुई थी? ए स्पेस रेस, इसमें एक ऑप्शन दिया है। कोल्ड वॉर में कौन सी गतिविधि हुई थी? स्पेस रेस। इसके अगले विकल्प यहाँ होंगे, खेती, शिक्षा या व्यापार। तो कोल्ड वॉर में जो सबसे बड़ी रेस थी वो स्पेस रेस थी, अंतरिक्ष की रेस थी, इन विकल्पों के आधार पर। क्योंकि सबसे पहले यूरी गागरिन को जो है सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में भेजा, ये सोवियत संघ की सफलता थी। उसके बाद उसने अपने एक कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को 1957 में अंतरिक्ष में भेजा था, और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को 1961 में सोवियत संघ ने स्पेस में भेजा था। तो ये क्या है, जो स्पेस स्पेस की जो रेस है वो इसमें महत्वपूर्ण थी, यूएसएसआर के बीच अंतरिक्ष की दौड़। अब कोल्ड वॉर में जासूसी क्या कहलाती थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। पहला है एस्पियोनॉज, फार्मिंग, ट्रेड, टूरिज्म। तो इसको एस्पियोनॉज कहते हैं। हालांकि जासूसी के लिए अन्य शब्द भी बने हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित शब्द शीत युद्ध के दौरान था वह एस्पियोनॉज था। कोल्ड वॉर का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उसमें जो कोल्ड वॉर का जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला हमको, वो मिला यूरोप में, जहां नाटो संगठन बनाया गया। और हमने सोवियत संघ के बारे में भी इसमें देखा था कि सोवियत संघ से जो जुड़े हंगरी आदि के बारे में हमने देखा था। तो मुख्य क्षेत्र इसका यूरोप था। एक अगला प्रश्न है, आयरन कर्टेन किससे जुड़ा है? यानी कि लोहे का पर्दा, शीत युद्ध में है लोहे का पर्दा, किस विभाजन से जुड़ा हुआ है? ये दीवार से, विभाजन से, युद्ध से या खेती से? मुख्यतः आयरन कर्टेन विभाजन से जुड़ा था। और ये आयरन कर्टेन क्या करता था, यूरोप को विभाजित करता था 2 भागों में, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। अगला इसमें प्रश्न है, कोल्ड वॉर में मुख्य रणनीति क्या थी? सीधा युद्ध, गठबंधन, खेती या व्यापार? तो इसमें जो गठबंधन बनाए गए थे वह इनकी प्रमुख रणनीति थी। 15वां क्वेश्चन आपका है। अगला है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है समाजवाद फैलाना, ऑप्शन बी है पूंजीवाद फैलाना, ऑप्शन सी है युद्ध करना, ऑप्शन डी है व्यापार रोकना। तो यूएसए का वो मुख्य उद्देश्य था, वह उद्देश्य था पूंजीवाद को फैलाना। और इसी तरह यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? ए पूंजीवाद, बी समाजवाद फैलाना, सी युद्ध खत्म करना, डी खेती। तो इसका प्रमुख लक्ष्य था कि जो कम्युनिज्म है, समाजवाद है, उसको बढ़ा के आगे जो है देशों तक ले जाना। तो इसका मुख्य लक्ष्य था समाजवाद फैलाना। अब जो 18वां क्वेश्चन है वो है, जो कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध है, वह कितने समय तक चला? ऑप्शन ए इसमें दिया है, ऑप्शन अन्य दूसरे पेज में है। ए 10 साल, बी 20 साल, सी 45 साल या डी 5 साल? तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1991 में समाप्त हो गया था। यानी कि लगभग 45 वर्ष ये युद्ध चला था। कोल्ड वॉर लगभग 45 वर्ष चला था। कोल्ड वॉर का अंत कब हुआ?
आपका 19वां क्वेश्चन है कोल्ड वॉर का अंत कब हुआ? तो 1991 में सोवियत संघ के विभाजन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया था। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, यूएसएसआर का पतन कब हुआ? यूएसएसआर का पतन कब हुआ? 1980, 1991, 2001, 1970। यानी कि यूएसएसआर का पतन भी सोवियत का पतन हुआ था 1991। इसके बाद शीत युद्ध का अंत माना जाता है। अभी अलायंस जो इन्होंने संगठन बनाए थे उससे संबंधित प्रश्न है 21वें से। पहला है नाटो का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बी है नेशनल आर्मी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और डी है नन। तो हमें पता है कि ये जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हम हिंदी में इसे कहते हैं। आगे देख लेते हैं उसका उत्तर ए। अब जो संगठन नाटो बना कब था? 1949 में, 1955 में, 1960 में या 1970 में? तो इसका सही उत्तर है 1945 में नाटो बना था। और जब नाटो बना था इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 12 थी। अब जो नाटो था वो बना क्यों था? इसका उद्देश्य क्या था? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार, यूएसएसआर को रोकना, शिक्षा, खेती। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था यूएसएसआर को रोकना, यानी कि बढ़ते हुए कम्युनिज्म को रोकना, समाजवाद को रोकना। अगला जो प्रश्न है वो है सीटो कब बना था? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एशिया में बना हुआ जो ये संगठन है, तो दक्षिण पूर्व एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बना कब था? ये मुख्यतः बना था 1954 में। हमने परसों वीडियो में इसे 1955 कह दिया था क्योंकि हम सीटो सेंटो एक साथ पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गठित हुआ था 1954 मनीला संधि के बाद। अब सीटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो दक्षिण पूर्वी एशिया में बना सीटो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए व्यापार, बी कम्युनिज्म रोकना, सी शिक्षा या डी युद्ध। इसका मुख्य उद्देश्य था कम्युनिज्म को रोकना। एक केंद्रीय संधि संगठन हमने पढ़ा था 1955 में ये बना था। इसकी फुल फॉर्म तो ये है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और नन। तो ये भी एक सैन्य संगठन था और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंटो बना कब था, यही बात हम कर रहे थे। ये बना था 1955 में। अगला जो आपका प्रश्न है वो है सेंटो का पुराना नाम क्या था? यह आपने बताना है। नाटो पैक्ट, बगदाद पैक्ट, एशिया पैक्ट या यूरो पैक्ट? तो इसका सही उत्तर है बी, बगदाद पैक्ट। पहले इसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अगला प्रश्न इसी में है, वॉर्सो पैक्ट कब बना था? सोवियत संघ ने इसे बनाया था नाटो के जवाब में। तो वॉर्सो पैक्ट कब बना? तो इसका आंसर हम देखते हैं, पहले विकल्प देखते हैं। 1955, 1949, 1960 या 1975? यानी कि वॉर्सो पैक्ट जो है 1955 में बना था। वॉर्सो पैक्ट किसने बनाया था?
यूएसए, यूएसएसआर, यूके या फ्रांस? देखिए, जो नाटो था वो यूएसए ने बनाया था, जो वॉर्सो पैक्ट था वो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने बनाया था। 31वां जो आपका प्रश्न है वह है नाटो किस गुट से संबंधित था? यूएसएसआर से, यूएसए से, चाइना से या इंडिया से? तो इसका उत्तर आप जानते हैं, ये किससे संबंधित था? यूएसए। और वॉर्सो पैक्ट किस गुट में था? इसमें ऑप्शन बताने की भी जरूरत नहीं है, ये यूएसएसआर में के गुट से संबंधित था वॉर्सो पैक्ट। अगला इसमें प्रश्न देखते हैं, सीटों किस क्षेत्र में था? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या अमेरिका में? पहले हम सीटों की फुल फॉर्म देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो एशिया इसमें आ गया, तो आपका आंसर बी सही है। और सेंटो किस क्षेत्र में था? ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये मुख्यतः मध्य पूर्व से संबंधित था, जिसमें आपके जो मुस्लिम जो देश हैं उससे जो है संबंधित था, जहाँ पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट मिलते हैं, उससे संबंधित जो देश हैं उससे संबंधित ये क्षेत्र था, इसे मध्य पूर्व भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो आज भी है क्या? नाटो वास्तव में आज भी है, जो 1949 में बना था? तो इसका जवाब है हाँ, जो नाटो था वो आज भी मौजूद है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ गई है, कुल अब इसमें 32 देश हो गई। अब एक प्रश्न है, सीटों कब समाप्त हुआ था? जो सैन्य संगठन बनाया था साउथ ईस्ट एशिया के लिए, समाप्त कब हुआ था? 1977, 1980, 1991 और 1960? यानी कि जो सीटो था वो समाप्त हुआ था 1977 में, इसका ए आंसर सही है। और उसके 2 साल के बाद सेंटो का भी अंत हो गया। इसी से संबंधित ये प्रश्न है कि सेंटो कब खत्म हुआ था? 1979, यानी कि सीटो के समाप्त होने के 2 वर्ष बाद सेंटो भी समाप्त हो गया था। अगला है, वार्सो पैक्ट कब समाप्त हुआ? जो वार्सा पैक्ट है ये समाप्त हुआ था 1991 में। अब है, सेंटो में अमेरिका सदस्य था। जो सेंटो जो संगठन बना था, केंद्रीय संधि संगठन, इसमें अमेरिका सदस्य नहीं था, इसमें भी नहीं था, लेकिन अमेरिका ने बाहरी तौर पर इन देशों की मदद की थी। अब 40वां आपका प्रश्न है, नाटो का मुख्य सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पर ये काम करता है? ये व्यापार से संबंधित है, ये कलेक्टिव डिफेंस से संबंधित है, ये खेती से संबंधित है या ये शिक्षा से संबंधित है? हमने पढ़ा था कि जो नाटो है वह एक सैन्य संगठन है, और यह सैन्य संगठन कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक सुरक्षा पर बल देता था। यानी कि इसमें जो भी सदस्य देश थे, यदि किसी देश पर हमला होता है वो अन्य देशों पर भी हमला समझा जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस। तो ये थे पहले के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम इसमें और देखेंगे। जो आपका 41वां क्वेश्चन है वो है कि बर्लिन की नाकाबंदी कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर 1945, 1948 टू 49, 1955, 1961, यानी कि इसका उत्तर बी 1948 टू 49। अब बर्लिन ब्लॉकेज था क्या? जब जर्मनी में, बर्लिन में साम्यवाद
को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने यहाँ के लोगों की मदद की, तो सोवियत संघ ने वहाँ की नाकाबंदी कर दी। तो ऐसे में अमेरिका ने अपने हवाई जहाज़ों के माध्यम से वहाँ राहत सामग्री पहुँचाई। तो इसे बर्लिन का ब्लॉकेज कहते हैं, 1948 टू 49। और इसके 13-14 साल बाद बर्लिन के बीचों बीच, एक शहर के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी गई। बर्लिन ब्लॉकेज में सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। पश्चिमी बर्लिन जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए थे। अब बर्लिन ब्लॉकेज में जवाब क्या दिया गया? युद्ध किया गया, हवाई सहायता दी गई, दीवार बनाई गई या संधि की गई? तो बर्लिन ब्लॉकेज में अमेरिका ने हवाई जहाज के माध्यम से वहां के लोगों की मदद की। बर्लिन एयरलिफ्ट के तहत अमेरिका और उसके साथियों ने हवाई जहाज से वहां सामान पहुंचाया। 43 है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? इसका सही उत्तर है 1961। बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्शन का उद्देश्य था कि पूर्वी बर्लिन के लोगों को पश्चिमी बर्लिन में भागने से रोकना, इसलिए दीवार का निर्माण किया गया था। कोरियाई युद्ध कब शुरू हुआ था? जो कोरिया है उसका युद्ध कब शुरू हुआ? 1945, 1950, 1960, 1975। ये युद्ध 1950 में शुरू हुआ, जिसमें उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ ने मदद की और दक्षिणी कोरिया को अमेरिका ने मदद की। कोरिया को किस रेखा से विभाजित किया गया? 30वीं रेखा, 35वीं रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, 40वीं रेखा। जो कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित किया गया, उसके बीच में जो बाउंड्री बनाई गई वह बनी थी 38वीं समानांतर रेखा से। 18th पैरेलल ने उत्तर और दक्षिण कोरिया को क्या किया था? अलग किया था। जो 38 से पैरेलल लाइन थी। अब है वियतनाम युद्ध का अंत हुआ कब था? 1965, 1975, 1980 और 1990। तो शुरू हुआ था 1954 से और इसका अंत हुआ था 1975 में। और यहाँ पर सोवियत संघ की जो समाजवादी विचारधारा है उसकी सरकार यहाँ पर बनी थी। पूरा वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया था 1975 के बाद। अमेरिका को यहाँ एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है डोमिनो थ्योरी। डोमिनो थ्योरी किससे जुड़ी है? खेती से, युद्ध से, विचारधारा के फैलाव से या व्यापार से? जो डोमिनो इफेक्ट हमने देखा था पिछली वीडियोज में भी, ये क्या है? एक विचारधारा का फैलाव है, यानी कि दिन प्रतिदिन जो है किसी विचारधारा को बढ़ाते रहना। अगला प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? हमने बे ऑफ पिग्स की घटना पढ़ी थी, उसके बाद जो है क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, जब सोवियत संघ ने क्यूबा की जमीन का प्रयोग करके यहाँ पर अपने हथियार रखने शुरू कर दिए थे। अगला प्रश्न है बे ऑफ पिग्स की घटना किससे जुड़ी है? तो बे ऑफ पिग्स की घटना चीन से, क्यूबा से, भारत से या जर्मनी से? ये क्यूबा से जुड़ी हुई थी। अमेरिका ने योजना बनाई थी कि 1400 क्यूबियाई जो लोग हैं, क्यूबियन जो लोग हैं, उनको शस्त्र देके बे ऑफ पिग्स पर भेज दिया गया था, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। और ये मुख्यतः जो है क्यूबा में जो फिदेल कास्त्रो की जो विचारधारा थी साम्यवादी, उसको रोकने के लिए ये युद्ध कराया गया था अमेरिका द्वारा, लेकिन ये असफल रहा। अब हंगरी विद्रोह कब हुआ था? 1950 में, 1956 में, 1968 में, 1975 में। तो हंगरी विद्रोह हमने पढ़ा था कि हंगरी विद्रोह हुआ था 1956 में।
जब यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन सोवियत संघ ने बल प्रयोग करके इस जो क्रांति है इसको दबा दिया गया था। अब है प्रॉग स्प्रिंग कब हुआ? 1956, 1961, 1968 एंड 1975। इसका सही उत्तर है 1968। चेकोस्लोवाकिया में प्रॉग स्प्रिंग हुआ था 1968 में। इसे भी सोवियत संघ ने बलपूर्वक दबा दिया था। अफगानिस्तान में सोवियत का हस्तक्षेप कब हुआ? 1965, 1979, 1985, 1991। तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था 1979 में, क्योंकि यहाँ की जो सरकार थी वह सरकार समाजवादी सरकार थी। उस सरकार को बचाने के लिए सोवियत संघ ने यहाँ पर अपनी सेना उतार दी थी और 10 वर्ष बाद वह यहाँ से चला गया था। अमेरिकी जो राष्ट्रपति है निक्सन, उन्होंने चीन का दौरा कब किया? 1965, 1972, 1980 या 1990? तो इसका सही जवाब है 1972 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वह जो है चीन गई थी। कॉन्गो संकट, अफ्रीका का एक देश है कॉन्गो, उसका संकट कब हुआ था? 1960, 1970, 1980 या 1990? तो इसका सही उत्तर है 1960। जब कॉन्गो पर जो बेल्जियम का प्रभाव था, बेल्जियम के जाने के बाद वहाँ की सत्ता अस्थिर हो गई थी, तो वहाँ पर संकट उत्पन्न हुआ था 1960 में, बेल्जियम के वहाँ से जाने के बाद। अब है डोमिनिकन रिपब्लिक का संकट कब हुआ था? 1965, 1955, 1975 और 1985? तो इसका सही जवाब है 1965। जब वहाँ जो है सरकार अस्थिर हो गई थी, सेना और सरकार के मध्य युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका को लगा कि यह जो डोमिनिकन रिपब्लिक है यह अमेरिका के काफी नजदीक है और सोवियत संघ इसका लाभ उठा सकता है, और अमेरिका ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया था 1965 में। हालांकि हालात 1963 से बिगड़ गए थे। अगला है कंबोडिया का संकट कब हुआ था? 1960, 1978, 1985 या 1990? तो कंबोडिया का जो संकट था वो 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार कब गिरी? 1985, 1989, 1991 या 2000? तो बर्लिन की जो दीवार थी 1989 में गिर गई थी। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर के अंत का संकेत है, यानी कि बर्लिन की दीवार का गिरना भी जो है जो शीत युद्ध के अंत की एक निशानी इसे हम कह सकते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? हालांकि ये सवाल कई बार आ चुका है, ये 1991 में। अब एक शब्द आता है ग्लासनोस्ट, क्या था? युद्ध, खुलापन नीति, हथियार या व्यापार? सबसे पहले ध्यान से देखेंगे आप, जो ग्लासनोस्ट शब्द था वह शब्द जो है दिया था मिखाइल गोर्बाचेव ने। मिखाइल गोर्बाचेव ने दो शब्द दिए थे, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। तो इसमें ग्लासनोस्ट जो है उसे आर्थिक खुलेपन की नीति को हम कहते हैं। तो ग्लासनोस्ट का मतलब होता है आर्थिक खुलेपन की नीति। अगला है पेरेस्ट्रोइका शब्द क्या है? तो पेरेस्ट्रोइका शब्द है युद्ध है, आर्थिक सुधार है, खेती या शिक्षा। तो ये शब्द भी जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था, और पेरेस्ट्रोइका का जो अर्थ होता है वो होता है आर्थिक सुधार। तो ये दो शब्द ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका ये दिए गए थे मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, और उनके प्रयासों से बाद में सोवियत संघ का अंत भी हो गया। तो आज की वीडियो में हमने देखे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें 40 प्रश्न और बचे हैं,
उनको हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये संबंधित इवेंट जो आपको इस हफ्ते पढ़ाए गया थे, इस इवेंट से संबंधित ये 60 महत्वपूर्ण प्रश्न थे।